हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप की प्रागैतिहासिक चित्रकला। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए कि ये टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से एक आध क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन ना आए। तो इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, हम आपकी सहायता करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हैं, तो आप चाहें तो हमें वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, तो सभी लोग जाकर एक बार कमेंट बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कि प्रागैतिहासिक चित्रकला में हमें पढ़ना क्या है। तो जैसे भारत की चित्रकला है, जो प्रागैतिहासिक चित्रकला है, उसमें हम लोग गुफाएं पढ़ते हैं। पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भीमबेटका, इस प्रकार की कई गुफाओं का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से जो यूरोप की प्रागैतिहासिक चित्रकला है, यूरोप की कह लीजिए या फिर पश्चिमी कह लीजिए, तो उसमें भी हमें कई सारी गुफाएं ही पढ़नी हैं। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र, ये क्षेत्र भी प्रागैतिहासिक चित्रकला के अंतर्गत ही आता है। तो इस क्षेत्र के बारे में भी आपको आगे बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, किस क्षेत्र को फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र कहा जाता है। फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र पुरातत्व और इतिहास में प्रयुक्त एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग दक्षिण पश्चिमी फ्रांस और उत्तरी स्पेन कैंटब्रिया में पुरापाषाण कालीन गुफा स्थलों के एक समूह से जुड़ी कला की शैली को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तो दक्षिण पश्चिमी फ्रांस और उत्तरी स्पेन की जो पुरापाषाण कालीन स्थल हैं, उनसे जुड़ी जो कला है उसे हम लोग फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। गुफाओं की खोज। फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र में जो गुफाएं हमें देखने को मिली हैं, उनकी खोज कैसे हुई, चलिए देखते हैं। उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की कलात्मक गुफाओं का पता 19वीं सदी के अंत में चला था। इन गुफाओं में दीवारों तथा छतों पर अंकित चित्रों के रूप में हिमयुग तक की प्राचीन सामग्री सुरक्षित है। इन क्षेत्रों में अंकित पशुओं का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है। यानी कि इन क्षेत्रों में जो पशुओं के चित्र हमें देखने को मिलते हैं, उन पशुओं का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है। पहले वो पशु थे लेकिन अब नहीं रह गए हैं। जैसे कि डायनासोर हो गया, वो पहले के समय में था लेकिन अब हमें देखने को नहीं मिलता है। इसी प्रकार के अन्य भी बहुत सारे जीव थे जो उस समय थे लेकिन अब नहीं हैं। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो वहाँ पर हमें गुफाएं मिली हैं, उनमें जो पशुओं के चित्र हमें देखने को मिले हैं, उनके अस्तित्व अब समाप्त हो चुके हैं। इनके अतिरिक्त इनमें अनेक उत्कीर्ण चित्र तथा विचित्र संकेताक्षर बने हुए हैं। मेसोपोटामिया एवं मिस्र की कला से अपना उद्भव समझने वाली यूरोपीय कला प्रवृत्ति को इस अत्यंत प्राचीन प्रागैतिहासिक कला के शोध से बड़ा आश्चर्य हुआ। देखिए, जो आपकी पश्चिमी कला है, पहले ऐसा माना जाता था कि ये मेसोपोटामिया और मिस्र की कला का ही एक भाग है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे खोजें होती गईं, तब ये पता चला कि ये एक अलग कला है। फलतः इसे प्रमाणिक मानने के मार्ग में भी अनेक अवरोध आए। लगभग 25 वर्ष तक वाद विवाद चलने के उपरांत ही इस कला को प्रमाणिक स्वीकार किया गया। 1869 ईस्वी में अल्तामीरा गुफा के प्रवेश द्वार का पता एक शिकारी को लगा, जो उत्तरी स्पेन के सेंतिलाना देल मार नामक ग्राम के निकट एक जंगली चरागाह में भेड़ियों का शिकार कर रहा था। तो सबसे पहले अल्तामीरा गुफा के प्रवेश द्वार को किसने देखा? एक शिकारी ने। फिर 1879 ईस्वी में मार्सिलिनो दी सांतोला नामक एक व्यक्ति ने अल्तामीरा गुफा का उत्खनन आरंभ कराया, यानी उसकी खुदाई करवाई। सितंबर 1901 में हेनरी ब्रुइल, एल कैपिटन तथा डी पिरानी ने इजीज के निकट चित्र एवं उत्कीर्ण रेखाकृतियों से युक्त ला काम्बारेली नाम की एक अत्यंत समृद्ध गुफा का पता लगाया। आगे देखते हैं।
इसके केवल एक ही सप्ताह पश्चात इन तीनों शोधकर्ताओं ने लाइजीज के निकट ही वेजर घाटी में फोंट दी गाम नामक गुफा को खोज निकाला। सन 1906 में सर्वाधिक पाषाणकालीन चित्र उपलब्ध हुए। इस वर्ष अल कैसिलो, कोवालानाज, गरगास व नियायो आदि गुफाओं में प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण चित्रों की खोज हुई। 1914 ईस्वी में त्राइफेयर्स व 1940 में लास्को का पता चला। ये सभी गुफाएं हैं। सबसे पहले अल्तामिरा की खोज हुई थी, उसके बाद में और भी बहुत सारी गुफाओं की खोज हुई। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए इसमें कौन कौन सी गुफाएं हैं। पहली है अल्तामिरा, फिर ला काम्बारेली, उसके बाद में फोंट दी गाम और अल कैसिलो, कोवालानास, गरगास, नियायो, ट्राइफेयर्स और लास्को। ये सभी फ्रांको कैंताब्रियन क्षेत्र की गुफाएं हैं। यह समस्त फ्रांको कैंताब्रियन कला फ्रांस एवं स्पेन के कुछ निश्चित क्षेत्र से संबंधित है। कतिपय अपवादों को छोड़कर हिमयुग की यह समस्त कला प्रायः 3 क्षेत्रों से संबंधित है। पहला है दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस डोर्डोन तथा उसका निकटवर्ती क्षेत्र, दूसरा है दक्षिणी फ्रांस का पेरिनियन क्षेत्र और तीसरा है उत्तरी स्पेन का कैंताब्रियन क्षेत्र। तो इन सभी क्षेत्रों की कला को फ्रांको कैंताब्रियन क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। फ्रांको कैंताब्रियन क्षेत्र की गुफाओं में रंगीन अथवा उत्कीर्ण चित्रों की रचना भित्तियों पर ही हुई है। इन भित्तियों में प्रायः चूने वाला सफ़ेद पत्थर ही उपलब्ध हुआ है, यानी कि इन भित्तियों का निर्माण सफ़ेद चूने पत्थर से हुआ है। कुछ स्थानों पर अन्य प्रकार के पत्थर की भी गुफाएं हैं। अधिकतर गुफाएं सफ़ेद चूने पत्थर की हैं और कुछ गुफाएं अन्य प्रकार के पत्थर से भी निर्मित हैं। चूने पत्थर की शिलाओं द्वारा निर्मित इन गुफाओं में पानी अथवा सीलन के कारण चित्रों की ऊपरी सतह पर एक प्रकार का क्षार जमा हो गया है। कहीं कहीं इस क्षार की सतह बहुत मोटी भी है, जिसके आर पार चित्र दिखाई नहीं देते, किंतु इससे चित्रों की रक्षा भी हुई है। अब सोचिए ये चित्र इतने ज़्यादा पुराने हैं, हिमयुग के टाइम के हैं, आज से लगभग 1000-1500 वर्ष पूर्व के। अगर आप किसी चीज़ को जैसे कैनवास वगैरह पे चित्र बनाते हैं, 2-3 साल के लिए छोड़ दीजिए, फिर देखिए उनकी हालत क्या होती है। और ये तो चित्र इतने ज़्यादा पुराने हैं तो इन पर काई वगैरह सब जम गई है, जिससे कि ये चित्र हमें मतलब साफ दिखाई नहीं पड़ते हैं, धुंधले धुंधले दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हमें स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ते हैं। लास्को में जो गुफा चित्र हैं वह हिमयुग में ही उस समय तक की दीवार पर जमी हुई हल्की एवं चमकदार क्षारीय सतह पर चित्रित हैं। यानी कि उस समय दीवार पर जो हल्की हल्की काई वगैरह जम गई थी उसी पर बनाए गए हैं। इन गुफाओं की दीवारों में स्थान स्थान पर काई तथा अनेक प्रकार के छोटे छोटे पौधे एवं घास उत्पन्न हो गई है। इसने चित्रों को बहुत नष्ट किया। सूखी दीवारों में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। इसके कारण गुफाओं की दीवारों पर पत्थर सनह सनह गहरे रंग का होता गया। अब धीरे धीरे पत्थर का भी रंग काला पड़ गया, गहरे रंग का हो गया। इसके कारण भी सरलता से चित्र हमें दिखाई नहीं देते हैं। अब कैनवास का जो कलर है वो सफ़ेद होता है, अब उस पर आपने चित्र बनाया वो स्पष्ट दिखता है, लेकिन जब बहुत टाइम हो जाता है तो उस कैनवास का कलर भी पीला पड़ जाता है, जिससे कि हमारा चित्र भी धुंधला हो जाता है, डल हो जाता है। तो वही क्रिया यहाँ पर भी हुई है। इन सभी पदार्थों का चित्रों की प्राचीनता का अनुमान लगाने में बहुत महत्व है। यानी कि ये जो काई वगैरह है, ये देखकर हमें ये अनुमान लगता है कि ये चित्र बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं, प्राचीन हैं। कहीं कहीं गुफाओं में पानी भर जाने अथवा उष्णता शीतलता के कारण इन चित्रों पर क्षार की मोटी तह जम जाने के कारण इन चित्रों की प्राचीनता सिद्ध होती है। तो कहीं कहीं गुफाओं पर क्षार की इतनी ज़्यादा मोटी परत है कि इसे देखने से यही लगता है कि ये चित्र बहुत ज़्यादा पुराने हैं और इस प्रकार इन चित्रों की प्राचीनता सिद्ध हो पाई। क्योंकि विद्वानों ने इन चित्रों की प्राचीनता सिद्ध करने की कोशिश की कि ये चित्र बहुत ज़्यादा पुराने हैं, लेकिन ये माना नहीं गया और नकार दिया गया। फिर बहुत सारी खोजें हुई जिससे हमें पता चला कि ये चित्र बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं, हिमयुग के समय के हैं।
इन चित्रों में जिन पशुओं का अंकन है उनकी जातियां अब लुप्त हो चुकी हैं और यूरोप भर में कहीं नहीं मिलती, जैसे बारहसिंघा रेंडियर, हाथी मैमथ, गैंडा, राइनोसैरोस, कस्तूरी वृषभ, मस्कॉक्स, महिष, बाइसन। तो ये ऐसे जीव हैं जिनकी प्रजातियां अब लुप्त हो चुकी हैं, हमें देखने को नहीं मिलती हैं। तथा पश्चिमी एशिया में मिलने वाला सैंगा हिरन आदि इसी प्रकार के जीव हैं जो फ्रांको कैंताब्रियन क्षेत्र में निश्चित रूप से हिमयुग के अंतिम चरणों में रहते थे। ऐसा माना जाता है कि ये जानवर हिमयुग के समय के हैं जो अब लुप्त हो चुके हैं। अतः इन्हें अंकित करने वाली कला भी इसी युग की मानी जानी चाहिए, अर्थात इसका आरंभ अंतिम हिमयुग में माना जाना चाहिए, जिसकी समाप्ति लगभग 10,000 वर्ष ईसवी पूर्व में हुई थी। इन गुफाओं में तत्कालीन अथवा परवर्ती युग के उपकरण एवं इन चित्रों की सतह पर पुनः बने हुए चित्र भी इनके काल निर्धारण में बहुत सहायक हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो जानवर गुफाओं पर अंकित किए गए हैं ये हिमयुग के समय के हैं और इसीलिए इस कला को भी हिमयुग के समय का ही माना जाना चाहिए, क्योंकि अब किसी चीज़ को आप तभी अंकित करेंगे जब आप उसको देखेंगे। तो ये जानवर हिमयुग के समय में होते होंगे, तभी ये चित्र गुफाओं पर हमें देखने को मिले हैं। उपकरण तथा तकनीकी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो चित्र हैं, इतने पुराने चित्र हैं, प्राचीन चित्र हैं, इनका निर्माण कैसे किया गया होगा, किस प्रकार से ये चित्र बनाए जाते थे, इनमें कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा। यह चित्र प्रायः गुफाओं के प्रवेश द्वारों से बहुत अंधेरे और भीतरी भागों में अंकित हैं, यानी गुफाओं के बहुत अंदर जाकर आपको ये चित्र देखने को मिलेंगे। गुफाओं के मार्ग अंदर से बहुत टेढ़े मेढ़े हैं। कुछ गुफाओं में प्रवेश करने हेतु प्रकाश एवं रस्सी की भी आवश्यकता रहती है, कहीं कहीं सीढ़ी की भी आवश्यकता रहती है। लामाउथ की गुफा में एक कुप्पी मिली है जिससे गुफावासी मनुष्य का दीपक माना जा सकता है। तो लामाउथ की गुफा में एक कुप्पी मिली है जिसे देखकर यह कहा गया है कि ये प्रागैतिहासिक काल का जो मानव रहा होगा उसकी ये दीपक होगी, इससे वह प्रकाश जलाता होगा। संभवतः इसमें चर्बी भरकर बत्ती जलाई जाती होगी। संभवतः मसाले का भी प्रयोग होता था क्योंकि गुफाओं में कोयले के अवशेष मिले हैं। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ों का केवल अनुमान लगाया गया है कि वह ऐसे काम करता होगा। अब हम लोगों ने वहाँ पर कैमरे तो लगा नहीं रखे थे कि सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई और हमने बता दिया। तो जो चीज़ें वहाँ से मिली हैं उन्हें देखकर केवल हम अनुमान लगा सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल का मानव इस चीज़ का उपयोग इस काम में करता होगा। क्लियर है? किसी भी चीज़ को हम स्पष्ट नहीं कह सकते हैं। आगे देखिए, हिमयुग की कला में उपकरणों एवं तकनीक की विविधता उपलब्ध है। प्रायः किसी गीले अनुलोप से ही चित्रांकन किया जाता था, यद्यपि यदाकदा सूखी वर्तिका द्वारा अंकित चित्र भी उपलब्ध हैं। हिमयुगीन चित्रकार मिट्टी के माध्यम से कई रंग निर्मित करता था। ये प्रायः बादामी अथवा लाली लिए हुए पीले से लेकर लाल व बादामी रंग की वर्ण श्रृंखला में थे। लाल खड़िया का भी प्रयोग होता था। मैग्नीज तथा कोयले से वह काले रंग का निर्माण करता था। संभवतः श्वेत रंग का प्रयोग कभी भी नहीं हुआ है। सफ़ेद रंग का प्रयोग यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। हिमयुगीन चित्रों में नीले तथा हरे रंग का एकांत अभाव है और हरे और नीले रंग का भी प्रयोग नहीं हुआ है। अल्तामीरा में बैंगनी जैसे रंग से भी चित्रण हुआ है। बैंगनी जैसा रंग हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर चित्रों में बैंगनी जैसे रंग का प्रयोग किया गया है। गेरू के टुकड़े की नुकीली बत्तियाँ मिली हैं जिन्हें संभवतः पेस्टल रंगों की भांति उपयोग किया जाता होगा। यहाँ पर गेरू की लंबी बत्तियाँ मिली हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे आपके मोम वाले रंग होते हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इनका प्रयोग पेस्टल रंगों की भांति ही किया जाता होगा। गीले रंग बनाने के लिए रंगों के महीन चूर्ण में कोई चर्बी आदि मिलाई जाती थी। रक्त तथा अंडे की सफ़ेदी का प्रयोग बाध्य पदार्थ यानी बाइंडर के रूप में हुआ होगा। तो रंग को गीला करने के लिए ये लोग चर्बी मिलाते थे
और बाइंडर के रूप में इन्होंने रक्त और अंडे की सफ़ेदी का प्रयोग किया है। इस रंग को गुफा की दीवार पर लगाया जाता होगा। अंगुलियों, टहनियों अथवा पंखों की तूलिका से कार्य किया जाता होगा। ये रंग कैसे लगाते थे? अंगुलियों से, या फिर पेड़ों की पतली टहनियाँ ले लेते थे, या फिर पंखों से तूलिका बनाते थे। कभी कभी रंग को मुख में भरकर स्प्रे की भांति फूंका जाता था, जिससे भित्ति पर छोटे छोटे बिंदु बन जाते थे। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों में यह विधि आज भी प्रचलित है। मुख में रंग भर के उसे दीवार पर फूंक कर चित्रण करने की कला ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों में आज भी देखने को मिलती है। प्रागैतिहासिक चित्रकार पशु शरीर की किसी चौड़ी अस्थि पर रंग का चूर्ण एवं चर्बी मिलाने का कार्य करता होगा। प्रागैतिहासिक काल का जो चित्रकार था वह रंगों को कैसे मिलाता था? तो किसी पशु की चौड़ी हड्डी लेता था और उसी में रंग और चर्बी मिलाने का कार्य करता था। जैसे आप लोग पैलेट का इस्तेमाल करते हैं रंगों को घोलने के लिए, वैसे ये लोग जानवरों की किसी चौड़ी अस्थि का यानी हड्डी का प्रयोग करते थे। पशुओं के बाल अथवा कोमल पंख हड्डी के टुकड़े में लगाकर तूलिका बनाई जाती थी। तूलिका यानी कि ब्रश। और प्रागैतिहासिक चित्रों में रेखा इतनी बारीक है कि बिना तूलिका के उसको बनाया जाना असंभव है। इतनी बारीक लाइनें बनाई गई हैं कि इन्हें बिना तूलिका के यानी बिना ब्रश के बनाया जाना असंभव है। गुफा की दीवार का धरातल चर्बी तथा तेल से चिकना करके उस पर खनिज रंग का चूर्ण हाथ से अथवा फूंक कर लगाया जाता था, जो दीवार के चिकने धरातल से चिपक जाता था। रंग मुंह में हड्डियों में भरकर फूंका जाता था। लास्को में रंग वास्तव में चर्बी मिलाकर लगाए गए हैं। लास्को एक गुफा है, तो इसमें जो हमें चित्र मिले हैं तो ऐसा माना जाता है कि इन चित्रों में वास्तव में रंगों में चर्बी मिलाकर ही लगाया गया है, जिन्हें लगाने से पूर्व खूब घोटकर बारीक और मुलायम कर लिया जाता था। अल्तामीरा में तो रंग हल्के गहरे क्रम में व्यवस्थित रखे हुए भी मिले हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अल्तामीरा में हल्के गहरे क्रम में व्यवस्थित रंग रखे हुए भी मिले हैं। उत्कीर्ण चित्रों हेतु चकमक पत्थर की नुकीली लेखनी का प्रयोग किया जाता था। उत्कीर्ण चित्रों यानी जो चित्र खोद कर बनाए जाते हैं, तो ऐसे चित्रों के लिए चकमक पत्थर की नुकीली लेखनी का प्रयोग किया जाता था। इन चित्रों के अनेक उदाहरण सर्वत्र उपलब्ध हैं। जिन चित्रों की रेखाएं बहुत गहरी खोदी गई हैं, उनके लिए अधिक कड़े और मजबूत उपकरणों का प्रयोग किया गया होगा। कुछ चित्र ऐसे बने हैं जिनकी रेखाएं बहुत ज़्यादा गहरी हैं, तो उनके लिए अधिक कड़े और मजबूत उपकरण का प्रयोग किया गया होगा, ऐसा माना गया है। पत्थर के इस प्रकार के उपकरण आरंभिक मैग्देलेनियन युग से संबंधित डोरडोन नामक स्थान पर प्रचुर मात्रा में मिले हैं। तो ये जो खुदाई वाले उपकरण हैं, ये हमें डोरडोन नामक स्थान पर बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिले हैं। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल से गुफाएं तो बहुत सारी मिली हैं, लेकिन सभी इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। जो इम्पॉर्टेंट गुफाएं हैं उन्हीं के बारे में आप लोगों को डिटेल से बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अल्तामीरा गुफा के बारे में। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन एक से अधिक ही पूछा जाएगा, तो इस गुफा को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अल्तामीरा गुफा का समय है 12,000 ईसा पूर्व। गलती से 1200 हो गया है, तो इसे थोड़ा सही कर लीजिएगा। और अल्तामीरा गुफा की खोज की थी मारिया सांतोला ने 1879 ईस्वी में। 1879 में अल्तामीरा गुफा की खोज पुरातत्वविद मार्सेलिनो दी सांतोला के नेतृत्व में उनकी 8 साल की बेटी मारिया सांतोला ने की थी। तो मार्सेलिनो दी सांतोला एक पुरातत्वविद थे और इन्हीं के नेतृत्व में इनकी 8 साल की बेटी मारिया सांतोला ने अल्तामीरा गुफा की खोज की थी 1879 ईस्वी में। टाइम भी इसका ध्यान रखिएगा। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र उत्तरी स्पेन में अल्तामीरा गुफा की गीली दीवार पर हाथ की उंगलियों द्वारा बनाई गई फीते की समान टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक मानव द्वारा बनाई गई चित्रकारी हमें कहाँ से मिली है? अल्तामीरा गुफा से। अल्तामीरा की गुफाएं सर्वोत्कृष्ट शिल्प का उदाहरण हैं। चूने वाले पत्थर की अल्तामीरा गुफा प्रायः 300 गज में फैली हुई है, किंतु चित्र केवल कला वीथी में ही उपलब्ध हैं।
जो गुफा के प्रवेश द्वार के कोई 90 फीट अंदर है। अल्तामीरा गुफा चूने पत्थर की बनी हुई है और ये 300 गज के दायरे में फैली हुई है। लेकिन हमें चित्र कहाँ मिलते हैं? चित्र हमें केवल कलावीथी में ही देखने को मिलते हैं। और ये कलावीथी कहाँ है? ये गुफा के प्रवेश द्वार से 90 फीट अंदर है। गुफा की छत कहीं कहीं 6-7 फीट ऊंची है, अतः छत पर अंकित चित्रों को देखने के लिए भूमि पर लेटना ठीक रहता है। गुफा की ऊंचाई बहुत कम है, इसलिए भूमि पर लेटकर ही चित्रों को देखा जा सकता है। यही कारण है कि इन्हें सर्वप्रथम मारिया सांतोला नामक एक 8 वर्षीय बच्ची ने देखा था। गुफा के अंदर भीतरी भागों में लाल तथा काले रंग से अन्य चित्र तथा विभिन्न युगों के उत्कीर्ण आकृतियाँ विभिन्न दीवारों पर प्रायः क्रमहीन अवस्था में अंकित हैं। चित्रों का कोई क्रम नहीं है, ऐसे ही क्रमहीन अवस्था में अंकित हैं। गुफा की छत पर अंकित चित्र सर्वाधिक सुरक्षित हैं। यहाँ कोई 25 बहुरंगी चित्र हैं, जिनमें अधिकांश लाल गेरू तथा कुछ बादामी एवं काले रंग से चित्रित हैं। तो यहाँ पर बहुरंगी चित्रों की संख्या कितनी है? 25 यहाँ पर बहुरंगी चित्र मिले हैं। और जो चित्र गुफा की छत पर बने हैं वो चित्र सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, उनको नुकसान कम हुआ है। यहाँ पर अधिकतर चित्र लाल गेरू से बने हुए हैं, बाकी कुछ चित्र बादामी और काले रंग से भी बने हुए हैं। पशु प्रायः वास्तविक आकारों में तथा कोई 45 फीट के विस्तार में चित्रित हैं। तो पशुओं का आकार है वो वास्तविक है, यानी जितने बड़े पशु होते हैं उनको उसी आकार में अंकित किया गया है। यहाँ प्रायः महिष बाइसन ही चित्रित है और इनके सीमा क्षेत्र कहीं कहीं उत्कीर्ण कर दिए गए हैं। अल्तामीरा गुफा में प्रमुख रूप से महिष का चित्रण किया गया है, महिष या फिर बाइसन का अंकन किया गया है। और इन चित्रों के सीमा रेखा यानी कि इनकी आउटलाइन को उत्कीर्ण कर दिया गया है, यानी खोद दिया गया है, जिनसे आकृतियों में विशेष उभार आ गया है। और खोदने से क्या हुआ है? उस आकृति में उभार आ गया है, वो छत से थोड़ा सा उभर गई है ऊपर की तरफ। छत पर अनेक चिन्ह भी हैं, जिनमें से कुछ बूमरैंग आदि आयुधों की भांति हैं और कुछ नसेनी के समान हैं। तो पशुओं की आकृतियों के अलावा यहाँ पर बहुत सारे चिन्ह भी चित्रित हैं, जिनमें से कुछ बूमरैंग आयुध के समान हैं, आयुध का अर्थ होता है हथियार, और कुछ नसेनी के समान हैं। नसेनी यानी कि सीढ़ी के आकृति के हैं। पशु आकृतियों की पंक्ति के दाईं ओर अनेक अपूर्ण आकृतियां हैं। अपूर्ण यानी कि उन्हें अभी पूरा नहीं किया गया है, अधूरी आकृतियां बनी हुई हैं। यहाँ कुछ प्राचीन चित्रों के अंश हैं, जिनमें लाल रंग द्वारा अंकित अति प्राचीन पशु, बिंदु समूह एवं हाथों की आकृतियां बनी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि हाथों की यह आकृतियां अन्य चित्रों से पूर्व विकसित की गई थी। तो यहाँ पर जो हाथों की आकृतियां बनी हुई हैं उन्हें देखकर ऐसा माना गया है कि ये अन्य चित्रों से बहुत पहले बनाई गई होंगी। अल्तामीरा में ऐसे चित्र अंकित हैं जिनमें दीवार को हाथ पर रखकर चारों ओर रंग फूंक दिया गया है। इससे हाथ रखने के चारों ओर का दीवार का धरातल रंग युक्त हो गया है, यानी कि दीवार पर इस तरीके से हाथ रख दिया गया है, इस तरीके से हाथ दीवार पर रख दिया गया और चारों ओर इसके रंग फूंक दिया गया। तो हाथ के जो जहाँ पर हाथ नहीं रखा है ये एरिया जो है आस पड़ोस का, ये रंग युक्त हो गया, और जहाँ पर हाथ रखा हुआ है यहाँ पर रंग नहीं पड़ा। तो इस प्रकार से ये हाथ यहाँ पर छप जाता है। तो इस प्रकार के चित्र भी देखने को मिले हैं। चित्रण विधि। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अल्तामीरा में चित्र बनाने की कौन सी विधि प्रयोग की गई है, कैसे चित्र बने हुए हैं। इस रंगीन चित्रों का टेक्निक बहुत विकसित है। प्रायः पीले तथा लाल, गेरू एवं काले रंगों का प्रयोग हुआ है, जिनसे पीले, लाल एवं बादामी आदि विभिन्न रंगों का निर्माण किया गया है। तो प्रमुख रूप से यहाँ पर पीले, लाल, गेरू, काले इन्हीं रंगों का प्रयोग हुआ है और इन्हीं रंगों को आपस में मिक्स करके पीला, लाल, बादामी और बहुत सारे रंगों का निर्माण किया गया है। रंगों की शलाकाएँ भी यहाँ पर उपलब्ध हुई हैं। शलाकाएँ यानी कि जिनसे रंग दीवार पर लगाया जाता था। जैसे आप लोग यहाँ पर ब्रश का यूज़ करते हैं, उनके पास ब्रश नहीं थे तो जो टहनियाँ होती हैं पेड़ों की उनसे काट के उन्होंने ब्रश बनाया। बाकी अन्य भी बहुत तरीके से हड्डी के टुकड़े में
एक तरफ जो पशुओं के बाल होते हैं उनको चिपका कर या फिर किसी चीज़ से बांध कर ब्रश बनाया। तो इस प्रकार की बहुत सारी शलाकाएँ भी उपलब्ध हुई हैं। चित्रों की रचना में सर्वप्रथम काले रंग से महीन बाह्य रेखा खींची जाती थी, फिर स्थान स्थान पर रंग भरे जाते थे और कहीं कहीं गढ़नशीलता भी उत्पन्न की जाती थी। चित्र के पूर्ण होने से पहले नेत्र, सींग, नथुने आदि खोद कर या फिर कड़े पत्थर की छेनी से उभार दिया जाता था। तो सबसे पहले ये लोग रेखांकन करते थे काले रंग से। उसके बाद में चित्र को पूरा करने से पहले ही नेत्र, सींग, नथुने और खुर आदि को, पशुओं के खुर भी होते हैं, खुर समझते हैं, तो खुर आदि को कड़े पत्थर की छेनी से उभार दिया जाता था। कहीं कहीं इसे सीमा रेखा को मोटी करने का भी काम किया गया है। चित्रण विधि। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अल्तामिरा में चित्र किस प्रकार से बनाए जाते थे। इस रंगीन चित्रों का टेक्निक बहुत विकसित है। प्रायः पीले तथा लाल, गेरू एवं काले रंगों का प्रयोग होता था, जिनसे पीले, लाल एवं बादामी आदि विभिन्न रंगों का निर्माण किया जाता है। तो अल्तामिरा की गुफा में प्रमुख रूप से पीले, लाल, गेरू, काले इन्हीं रंगों का प्रयोग किया गया है और इन रंगों को आपस में मिलाकर बहुत सारे अन्य रंगों का भी निर्माण किया गया है। रंगों की शलाकाएं भी यहाँ उपलब्ध हुई हैं। शलाकाओं का मतलब है ब्रश, तूलिका। तो यहाँ पर रंगों की तूलिकाएं भी हमें देखने को मिली हैं। चित्रों की रचना में सर्वप्रथम काले रंग से महीन बाह्य रेखा खींची जाती थी, फिर स्थान स्थान पर रंग भरे जाते थे और कहीं कहीं गढ़नशीलता भी उत्पन्न की जाती थी। चित्र के पूर्ण होने से पहले नेत्र, सींग, नथुने तथा खुर आदि को कड़े पत्थर की छेनी से उभार दिया जाता था। तो सबसे पहले ये लोग क्या करते थे, रेखांकन करते थे, उसके बाद में ही उसमें रंग भरते थे। और कुछ अंग पशुओं के जैसे नेत्र, सींग, नथुने, खुर, इनको कड़े पत्थर की छेनी से खोद कर उभार देते थे। कहीं कहीं सीमा रेखा को मोटी करने के लिए भी इसका काम किया गया है। तो उभारने का काम कहीं कहीं पर सीमा रेखा में भी किया गया है, यानी कि सीमा रेखा को भी खोदकर उभारा गया है। रंगों का प्रभाव सामंजस्यपूर्ण तथा कोमलता युक्त करने हेतु चित्रों को रंग भरने के उपरांत धो देते और कहीं कहीं खुरच भी देते थे। इन सरलतम विधियों से हिमयुगीन कलाकार अद्भुत गढ़नशीलता, छाया प्रकाश तथा वर्ण वैपरीत्य के प्रभाव उत्पन्न कर देता था। उसने पशुओं को उनकी आदतों के अनुकूल मुद्राओं में ही अंकित किया है, यानी जिस प्रकार का पशु है उसका क्या नेचर हो सकता है उसी प्रकार से उसको अंकित किया गया है। अल्तामिरा गुफा के चित्र। अब अल्तामिरा गुफा में कौन कौन से चित्र मिले हैं, चलिए उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं यहाँ पर, जैसे आक्रमणकर्ता महिष, घायल वृषभ, सांभर हिरनी, बूमरेंग नामक आयुध। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं अल्तामिरा गुफा के। यहाँ कुछ महिष अपने वास्तविक आकारों में सीधे खड़े हैं, भूमि पर पड़े हैं अथवा पूर्ण वेग से कुलांचे भर रहे हैं या चुपचाप धीरे से खिसक रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। कुलांचे भरना यानी कि उछलते कूदते हुए दिखाया गया है। अल्तामिरा के उत्कृष्टतम चित्रों में से एक हिरण की आकृति का चित्र है। सिर तथा पूंछ उठाए कुलांचे भरते हुए इसकी वेगपूर्ण आकृति का सशक्त अंकन हुआ है। तो अल्तामिरा गुफा के जो उत्कृष्टतम चित्र हैं, यानी बहुत सुंदर चित्र जो हैं, उनमें से एक चित्र है हिरणी का, जिसमें हिरणी को पूंछ उठाए कुलांचे भरते हुए यानी उछलते कूदते हुए दिखाया गया है। यहाँ की एक और महत्वपूर्ण आकृति आक्रमण करता हुआ महिष, चार्जिंग बाइसन है। तो ये दोनों चित्र यहाँ के महत्वपूर्ण चित्र हैं। एक है आक्रमण करता हुआ महिष, जिसे इंग्लिश में कहते हैं चार्जिंग बाइसन, और दूसरा है हिरणी का चित्र। ये दोनों महत्वपूर्ण चित्र हैं। आगे तथा पीछे के मुड़े पैर, नीचे झुका सिर, सींगों के पूरे बल सहित वार करने की मुद्रा आदि का बड़ा ही सादृश्यपूर्ण चित्रण हुआ है। यहाँ के सभी चित्रों में अंकित वेगवान पशुओं की टांगों की स्थिति के सूक्ष्म निरीक्षण का कमाल आधुनिक युग में गतिपूर्ण स्थितियों के त्वरित चित्र लेने वाले कैमरे तथा चलचित्र के आविष्कार के बाद ही समझ में आया।
देखिए, अगर कोई पशु या मनुष्य खड़ा है तब उसका चित्र बनाना आसान है, लेकिन अगर वह चल रहा है या फिर दौड़ रहा है तब उसका चित्र बनाना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन अल्तामिरा गुफा में दौड़ते हुए जानवरों के भी चित्रों का अंकन बहुत ही सुंदर किया गया है। किंतु कलाकार केवल यहीं नहीं रुका, उसने गुफा की छत के खुरदुरे स्थानों, उभारों, गड्ढों अथवा दरारों आदि का इतने स्वभावी ढंग से अपनी आकृतियों में समावेश कर लिया है कि उसके चित्र अधिकाधिक यथार्थपूर्ण हो गए हैं। अब देखिए, गुफाओं में कहीं कहीं पर गड्ढे, दरारें या फिर कहीं का स्थान उभरा है, कहीं का उभरा नहीं है, धंसा हुआ है, तो इस प्रकार की गुफाएं थी। लेकिन चित्रों का निर्माण इस तरीके से किया गया है कि इन सभी चीज़ों का चित्रों में बहुत अच्छे ढंग से समावेश कर लिया गया है। कहीं पर पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पर उभार है, यहाँ पर गड्ढा है या यहाँ पर दरार थी। सभी पशु प्राकृतिक मुद्राओं में ही बनाए गए हैं। अल्तामिरा की चित्रवीथी में आकृतियाँ एक दूसरे पर अंकित बहुत कम ही हैं। वास्तव में जो रंगीन आकृतियाँ हैं वही सबसे बाद के युग में बनी होंगी। अब देखिए, यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर भी आकृतियाँ बनी हुई हैं, तो चित्रवीथी में जो आकृतियाँ उपलब्ध हुई हैं वहाँ पर इस प्रकार के चित्र बहुत कम मिले हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर अंकित, पहले से एक चित्र बना हुआ है और उसके ऊपर से दूसरा चित्र बना देना, इस प्रकार के चित्र चित्रवीथी में बहुत कम मिले हैं। अनेक चित्र प्राचीन चित्रों के ऊपरी सिरे पर अंकित हैं और उन पर कोई दूसरा चित्र नहीं बनाया गया है। कंघी जैसे कुछ चिन्ह विभिन्न रंगों में जो परवर्ती हैं, आकृतियों के बीच बीच में अंकित कर दिए गए हैं। तो कंघी जैसे भी यहाँ चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं जो कि बाद के हैं, आकृतियों के बीच बीच में बना दिए गए हैं, यानी कि पहले से आकृतियाँ बनी हुई थी और उन आकृतियों के बीच बीच में कंघी जैसे चिन्ह बना दिए गए हैं। अल्तामिरा गुफा की विशेषताएं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अल्तामिरा गुफा की क्या विशेषताएं रही हैं। अल्तामिरा गुफा को प्रागैतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल कहा गया है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अल्तामिरा गुफा को प्रागैतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल कहा गया है। अल्तामिरा में प्रमुख रूप से महिष यानी कि बाइसन का ही अंकन देखने को मिलता है। कुछ चित्रों में जंगली अश्व, हिरनी, बारहसिंघा, लंबे सींग वाला जंगली बकरा तथा सूअर भी अंकित है। यदा कदा जंगली वृषभ और दुर्लभ रूप से भेड़िए तथा लंबे कानों वाला एल्क नामक हिरनी भी अंकित है। तो अल्तामिरा में प्रमुख रूप से महिष यानी बाइसन का ही अंकन किया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर अन्य जानवरों का भी चित्रण किया गया है। अल्तामिरा में दृश्यात्मक संयोजनों का अभाव है। चित्रों में प्रायः पीले तथा लाल गेरू एवं काले रंगों का प्रयोग किया गया है। पशुओं का आकार प्रायः 4 फुट 6 इंच से लेकर 6 फीट तक है। सांभर हिरनी 7 फुट 4 इंच लंबी है। तो अधिकतर चित्रों का आकार 6 फुट 4 इंच से लेकर 6 फीट तक है, लेकिन यहाँ पर जो सांभर हिरनी बनी हुई है उसका आकार है 7 फुट 4 इंच। रेखा लाघव, प्रभाववादी रंग योजना, आकृत रचना में पूर्ण दक्षता, आदिम आवेगपूर्ण लय तथा एक अलग प्रकार की शैली इस कला की प्रधान विशेषताएं हैं। तो ये हो गई अल्तामिरा गुफा की विशेषताएं। फिर अगली गुफा आती है नियाओ गुफा, इसे इंग्लिश में कहते हैं नियोक्स केव। और ध्यान रखिएगा आप लोग इंग्लिश और हिंदी पेपर टाइम दोनों पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर नियोक्स हिंदी में भी लिखा आ गया तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये किस गुफा के बारे में पूछ रहा है। तो इसीलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में गुफाओं के नाम लिखे हैं, हिंदी में नियाओ गुफाएँ और इंग्लिश में नियोक्स केव। तो चलिए फिर इसके बारे में पढ़ते हैं। और ध्यान रखिएगा गुफा का समय, गुफा की खोज और यहाँ से प्राप्त चित्र, इन सभी को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। नियाओ गुफा की खोज 1866 में हुई थी। फ्रांस में पेरिनीज घाटी की ओर उन्मुख यह विशाल गुफा तारास्कन सुर एरिएज नगर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो पेरिनीज घाटी में नियाओ गुफा स्थित है और तारास्कन सुर एरिएज नगर से इसकी दूरी 4 किलोमीटर है। 17वीं सदी से ही यहाँ पर यात्री और पर्यटक आते रहे हैं और यहाँ दीवारों पर अपने नाम लिखते रहे हैं। 1866 ईस्वी में यहाँ नॉयर कक्ष के चित्रों का पता चला, किंतु उस समय इसका कोई महत्व नहीं आंका गया। तो यहाँ का जो नॉयर कक्ष है ये इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। 1906 में
जब हिमयुग की कला का अस्तित्व प्रमाणिक माना जाने लगा तो पुनः इन काली रेखाओं में अंकित चित्रों की ओर ध्यान गया। एक सक्रिय मार्ग में से प्रथम कक्ष में प्रविष्ट होने पर एक छोटी सी झील मिलती है। प्रवेश द्वार से 668 गज दूर एक विशाल कक्ष जिसकी छत क्रमशः नीची होती गई है। यहाँ अनेक चिन्ह अंकित हैं, जैसे लाल एवं काले रंग के बिंदुओं का समूह। लाल तथा पीले संगमरमर से कक्षों को पार करने पर रेत से भरा एक कक्ष मिलता है। इसके उपरांत ही वह कक्ष है जिसे नॉइर सैलून कहा गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, नॉइर सैलून। संपूर्ण गुफा में अनेक उत्तम चित्र बने हैं। सभी चित्र प्रवाहपूर्ण शैली में काली बाह्य रेखाओं द्वारा निर्मित हैं। तो यहाँ के सभी चित्र प्रवाहपूर्ण शैली में बने हैं, यानी कि लयात्मक रेखाओं का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और काले रंग की बाह्य रेखाओं द्वारा यानी काले रंग से आउटलाइन की गई है। पास पास रेखाएं खींचकर रोमराजी आभास दिया गया है। सींग तथा खुर प्राकृतिक परिप्रेक्ष्य में हैं। यहाँ अंकित कुछ चिन्ह बूमरेंग के समझे जाते हैं, यानी बूमरेंग जैसे भी यहाँ पर चिन्ह देखने को मिले हैं। यहाँ पर अंकित बाइसन यानी महिष, अश्व, बकरा एवं हिरण के चित्र मैग्देलेनियन युगीन कला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक हैं। ब्रुइल ने इन्हें उत्तर मैग्देलेनियन युग का माना है। इसके पूर्ववर्ती चित्र यानी बाद के चित्र रेखात्मक तकनीक में चित्रित हैं। बाद में जबकि शैली अधिक प्रभावपूर्ण हो गई, कलाकारों ने चट्टानों के उभरे हुए भागों को भी चित्र आकृति में समाविष्ट करके रिलीफ के समान प्रभाव उत्पन्न करने की चेष्टा की है। रिलीफ का मतलब होता है उभार, तो चट्टानों में उभार भी होते हैं, गड्ढे भी होते हैं, तो इन सभी का कलाकार ने बहुत अच्छे ढंग से अपने चित्र आकृति में समावेश कर लिया है। इस कक्ष के प्रमुख चित्र महिष समूह हैं जो भालों से बिंधे हुए हैं। यह कोई यातक क्रिया प्रतीत होती है। यहाँ की एक दुर्लभ तकनीक मिट्टी में काट कर बनाए गए उत्कीर्ण चित्र हैं। गुफा के फर्श पर एक सुंदर महिष तथा ट्राउट मछली इसी विधि में अंकित हैं, यानी मिट्टी को काट कर ये दोनों चित्र बनाए गए, एक महिष का, दूसरा ट्राउट मछली का। ट्राउट मछली ये एक प्रकार की मछली ही होती है। गुफा के प्रवेश द्वार से 840 गज भीतर बने इस कक्ष के अंतिम छोर पर भी कुछ प्राचीन धुंधले चित्र लाल तथा काले रंगों में अंकित हैं तथा अनेक चिन्ह भी बने हैं। गुफा के अंत में एक सुंदर झील है जो पूर्णतया शांत है। तो गुफा के अंदर एक सुंदर सी झील भी है और यहाँ का वातावरण पूर्णतया शांत है। यहाँ के वातावरण में वायु का वेग बिल्कुल भी नहीं है। अब गुफाओं की सुरंग इतनी लंबी होती है, इतनी गहरी ये गुफाएं होती हैं, तो यहाँ पर आपको वायु का प्रवाह वैसे भी महसूस नहीं होगा। नेक्स्ट है लास्को गुफा। इंग्लिश में इसे कहते हैं लास्कॉक्स केव। तो चलिए फिर पढ़ते हैं इसके बारे में। तो लास्को गुफा की खोज हेनरी ब्रुइल ने की थी 1940 ईस्वी में। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फ्रांस की इस गुफा की खोज 1940 ईस्वी में हेनरी ब्रुइल ने की थी। फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र में उपलब्ध गुहा चित्रों में यह सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ के चित्र सुरक्षित हैं और इनमें बड़ी चमक भी है। तो फ्रांको कैंटाब्रियन में जितनी भी गुफाओं में हमें चित्र प्राप्त हुए हैं, उनमें से लास्को के चित्रों में चमक है और यहाँ के चित्र सबसे ज़्यादा सुरक्षित भी हैं। चूना पत्थर की चट्टानों से निर्मित यह गुफा मांतिनाग ग्राम से 1 मील दूर वेजर नदी की घाटी में स्थित है। लास्को गुफा मांतिनाग ग्राम से 1 मील की दूरी पर वेजर नदी की घाटी में स्थित है। गुफा में प्रवेश करते ही चित्रवीथी के दर्शन होते हैं, यानी जहाँ पर चित्र मिले हैं उसी को कहा गया है चित्रवीथी। चित्रवीथी की लंबाई 99 फीट है और चौड़ाई 13 फीट है। दीवारों पर अनेक पशु अंकित हैं। दीवारें सभी स्थान पर पूरी तरह चित्रों से सुसज्जित हैं। तो यहाँ की दीवारें पूर्ण रूप से चित्रों से सुसज्जित पाई गई हैं। विशाल कक्ष के अंत में एक छोटी वीथिका खुलती है जो आगे चट्टानों में लीन हो जाती है। इसमें भी सुंदर भित्ति चित्र अंकित हैं। भित्ति चित्र का अर्थ है जो चित्र दीवार पर बनाए जाते हैं। दीवार पर बने हुए चित्रों को क्या कहते हैं? भित्ति चित्र। कक्ष के बाईं ओर की दीवार में से एक और मार्ग अन्य गुफा की ओर जाता है जो कुछ ऊंचाई पर स्थित है।
यहाँ अनेक उत्कीर्ण चित्र भी मिले हैं। उत्कीर्ण चित्रों का अर्थ है जो चित्र खोदे गए हैं। दीवार पर किसी यंत्र की सहायता से चित्रों को खोद दिया गया है जिससे कि चित्रों में उभार आ गया है। इसके भीतर 23 फीट गहरी सुरंग को पार करने के उपरांत एक वीथी में भी हिमयुगीन एक वर्णनात्मक चित्र है जिसमें घायल बाइसन को वेधता हुआ भाला दिखाया गया है। तो यहाँ पर एक वर्णनात्मक चित्र मिला है और उस चित्र में क्या है, घायल बाइसन को वेधता हुआ भाला। इस चित्र के बारे में अभी आगे आप लोगों को डिटेल में बताया जाएगा कि इस चित्र में क्या क्या दिखाया गया है। विशाल कक्ष का एक नाम जंगली वृषभों वाला कक्ष भी है। तो यहाँ पर जो विशाल कक्ष प्राप्त हुआ है अभी आप लोगों को पीछे बताया गया था, तो उस कक्ष का दूसरा नाम क्या है, जंगली वृषभों वाला कक्ष। इसके चित्र बड़े मार्मिक हैं जिनमें 3 पूर्ण तथा 1 अपूर्ण आकृति अंकित है। लगभग 18 फुट लंबाई में ये चित्र हिमयुगीन कला का एक विशिष्ट पक्ष हैं। सीमाएं काले रंग से चित्रित हैं और प्रवाहमयी रेखाओं के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं। तो सीमाएं यानी कि आउटलाइन काले रंग से की गई है चित्रों की और प्रवाहमयी रेखाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। प्रवाहमयी रेखाओं का मतलब है लयात्मक रेखाएं। तो लयात्मक रेखाओं से सीमाएं बनाई गई हैं। शरीर का भीतरी भाग काले रंग से या काले बिंदुओं से रंगा गया है। तो पशुओं का भीतरी भाग काले रंग से बनाया गया है या फिर काले बिंदुओं से रंगा गया है। सींगों का अंकन त्रुटिपूर्ण है जो समस्त आर्गेनेशियन काल की विशेषता है। तो सींगों का अंकन त्रुटिपूर्ण है जो कि समस्त आर्गेशियन काल की विशेषता है, यानी कि पूरे आर्गनेशियन काल में इस प्रकार की सींगें देखने को मिली हैं। इन आकृतियों के नीचे इनसे पहले गहरे लाल रंग द्वारा चित्रित जंगली वृषभों की आकृतियां बनी हुई हैं। तो यहाँ पर जो हमें चित्र देखने को मिले हैं उन चित्रों के नीचे गहरे लाल रंग से चित्र बने हुए थे जिनके ऊपर दूसरे चित्र बना दिए गए हैं। इसी वर्ग में वह आकृति है जिसे एक सींग वाला अश्व या फिर यूनिकॉर्न कहा गया है। इसी कक्ष में यानी कि जो यहाँ पर विशाल कक्ष मिला है वहीं पर एक सींग वाला अश्व जिसे इंग्लिश में यूनिकॉर्न कहा गया है, तो यह चित्र भी बना हुआ है। इस चित्र के बारे में भी आगे आपको डिटेल में बताया जाएगा। बाईं ओर की दीवार पर चित्रित आमने सामने देखते हुए 2 वृषभों के मध्य अनेक छोटे छोटे हिरण चित्रित हैं जिनके सींग बहुत विशाल हैं। वह भी गहरे लाल रंग में चित्रित होने के कारण अपेक्षाकृत प्राचीन समझे जाते हैं। तो 2 वृषभों के मध्य में छोटे छोटे हिरणों का चित्रण किया गया है जिनके सींग बहुत विशाल बनाए गए हैं और इनका रंग कैसा है, लाल, जो कि अपेक्षाकृत प्राचीन समझे जाते हैं। यानी कि जो वृषभों वाली आकृतियां हैं उनसे हिरणों वाली आकृतियां प्राचीन मानी गई हैं। यूनिकॉर्न के निकट एक बड़ा अश्व भी चित्रित है। उसके शरीर में लाल बादामी रंग भरा है किंतु सिर, पीठ तथा पैर काले हैं। एक अन्य अश्व भी इसी प्रकार का है। उसके नीचे छोटे छोटे कई अश्व कुदान भरते हुए चित्रित हैं। कुदान भरने का अर्थ है उछलते कूदते कई अश्व बनाए गए हैं। अश्व का मतलब घोड़ा होता है। मैं बार बार अश्व बोल रही हूँ तो शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिनको ना पता हो। तो अश्व का मतलब घोड़ा होता है। यहाँ एक बहुरंगी गाय का भी अंकन किया गया है। बहुरंगी गाय वाले चित्र के बारे में आगे आपको डिटेल में बताया जाएगा। जो चित्र इम्पॉर्टेंट हैं उनके बारे में आपको डिटेल में चीज़ें बता दी जाएंगी। यहाँ बड़े सुंदर छोटे छोटे अश्व भी चित्रित हैं जिनका मुख गहरे लाल रंग का एवं शरीर हल्के लाल रंग का है। यहाँ फीते के जाल के समान कुछ चिन्ह बने हैं। क्या ये जाल हैं अथवा चौपट जैसा कोई खेल है? तो यहाँ पर जाल जैसी आकृतियाँ बनाई गई हैं जिन्हें देखकर चौपट जैसा खेल मालूम होता है। यहाँ तैरते हुए हिरणों वाला चित्र बहुत प्रसिद्ध है। इस चित्र के बारे में भी आपको आगे डिटेल में बताया जाएगा। मानो इन्हें किसी आधुनिक प्रभाववादी चित्रकार ने अंकित किया है। यहाँ पर जो तैरते हिरणों वाला चित्र मिला है यह चित्र बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और इस चित्र को देखने से ऐसा लगता है कि आधुनिक चित्रकार ने इसे चित्रित किया हो, आधुनिक प्रभाववादी चित्रकार ने इसे चित्रित किया हो। सामने वाली दीवार पर अनेक जंगली अश्व, 2 सुंदर महिष चित्रित हैं। यह पशु परस्पर पीठ मिलाए हुए खड़े हैं, यानी कि एक दूसरे से पीठ लगाए हुए खड़े हैं।
लास्को गुफा के चित्र। अब जो चित्र इंपॉर्टेंट है उनके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया जाएगा। तो पहला चित्र है बहुरंगी गाय। यहाँ एक गाय भी चित्रित है जिसके सिर में पहले भरे हुए लाल रंग पर काला रंग भर दिया गया है, जिससे यह चित्र बहुरंगा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर एक ऐसी गाय बनी हुई है जिसमें पहले लाल रंग भरा हुआ था, उसके बाद में उसी चित्र में दोबारा से काला रंग भर दिया गया है, जिससे यह चित्र बहुरंगा जैसा प्रतीत होता है। फिर अगला चित्र है तैरते हुए हिरण। तैरते हुए हिरणों वाला यह चित्र बहुत प्रसिद्ध है। इस चित्र में हिरणों का केवल सर एवं ग्रीवा ही चित्रित है। इस संपूर्ण चित्र की लंबाई 16 फुट 6 इंच की है। तो तैरते हुए हिरणों वाले चित्र में हिरणों का केवल सिर एवं ग्रीवा ही चित्रित की गई है, यानी कि गर्दन से ऊपर का भाग ही चित्रित किया गया है और इस पूरे चित्र की लंबाई 16 फुट 6 इंच है। फिर अगला चित्र है घायल बाइसन को वेधता हुआ भाला। इस चित्र में क्या दिखाया गया है? यहाँ घायल बाइसन को भेदता हुआ भाला दिखाया गया है, जिसमें सींगों से वार करने की मुद्रा में पशु यानी कि बाइसन को दिखाया गया है तथा उसके सामने एक मनुष्य भूमि पर गिरा हुआ अंकित है, जो किसी पक्षी का मुखौटा पहने हैं। अग्रभूमि में यानी कि आगे की भूमि में ठूंठ पर बैठा हुआ एक पक्षी अंकित है तथा बाईं ओर गैंडा दूर जाता हुआ चित्रित है। समस्त संयोजन काले रंग से चित्रित है और बाह्य रेखा हल्की धुंधली है। इस दृश्य के अनेक अर्थ निकाले गए हैं। कोई इसे दुखांत कथानक अंकन बताता है, कोई केवल आखेड़ दृश्य और कोई यातुक भावना से युक्त चित्र बताता है। तो इस चित्र को देखकर विद्वानों ने अलग अलग इसके अपने अपने विचार निकाले हैं। कोई बताता है कि दुखांत कथानक है, कोई बताता है कि आखेड़ चित्र है और कोई कहता है कि यातुक भावना से युक्त चित्र है। फिर अगला चित्र है एक सींग वाला अश्व, जिसे यूनिकॉर्न कहते हैं। अब इस चित्र में क्या है, चलिए देखते हैं। जंगली वृषभों वाले कक्ष में यह आकृति है जिसे एक सींग वाला अश्व कहा गया है। विशाल कक्ष के बाईं ओर की दीवार पर बनी यह प्रथम आकृति है। इसकी सीमा रेखा बड़ी सपाटेदार है। शरीर एवं पैर शक्तिशाली हैं। पशु की युवा अवस्था प्रतीत होती है। इसका रूप गैंडे अथवा वृषभ से बहुत साम्य रखता है। यह जो चित्र बना है यूनिकॉर्न वाला, यह चित्र गैंडे अथवा वृषभ से समानता रखता है, किंतु छोटा सा सिर जिसमें से बहुत लंबे सींग निकले हुए हैं बड़े विचित्र हैं और इस पशु को यथार्थ जगत से निकलकर पौराणिक जैसा बनाया गया है। तो ये जो यूनिकॉर्न वाला चित्र है, इस प्रकार के पशु वास्तव में तो पृथ्वी पर मौजूद नहीं हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं में इस प्रकार के पशुओं का उल्लेख मिलता है। तो उसी प्रकार का यह चित्र है। यह या तो कोई पौराणिक पशु है या पशु वेश में मनुष्य। इस प्रकार का यह चित्र है, किसे देखने से ऐसा लगता है कि कोई पौराणिक पशु है या फिर पशु वेश में मनुष्य है। इस प्रकार के यद्यपि कई विचित्र पशु फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र में चित्रित हैं, तथापि यह सबसे अधिक विचित्र है। यह त्रायफ्रेयर्स गुफा में अंकित ओझा की आकृति से भी पर्याप्त भिन्न है। तो फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र में इस प्रकार के कई पशु चित्रित हुए हैं, लेकिन यूनिकॉर्न वाली आकृति सबसे अधिक विचित्र है। एक गुफा है त्रायफ्रेयर्स, इसमें भी इसी प्रकार की एक आकृति अंकित है जिसे ओझा की आकृति कही जाती है। तो इससे भी यूनिकॉर्न वाली आकृति अलग है, यानी यूनिकॉर्न वाली आकृति सबसे अलग है, कुछ अलग ही ढंग की चित्रित की गई होगी। फिर अगला चित्र आता है जाल या फिर चौपड़ का खेल। यहाँ फीते के जाल के समान कुछ चिन्ह अंकित हैं। ये जाल देखने में चौपड़ के खेल जैसे प्रतीत होते हैं। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे चित्रण तकनीकी। चलिए देखते हैं इसके बारे में कि यहाँ पर कैसे चित्र बनाए गए हैं, क्या टेक्निक यूज़ की गई है। लास्कों में अंगुली एवं तूलिका द्वारा चित्रण करने के अतिरिक्त बारीक चूर्ण का बुक्का उड़ाकर गीली दीवार पर रंग लगाने की विधि भी मिलती है। पशुओं की सीमाएं रेखाओं द्वारा ना बनाकर इसी विधि से बनाई गई हैं। तो पशुओं की सीमाएं यानी कि आउटलाइन रेखा द्वारा ना बनाकर इसी विधि से बनाई गई हैं, यानी कौन सी विधि? बारीक चूर्ण का बुक्का उड़ाकर गीली दीवार पर लगाना, इसी विधि से सीमा रेखा बनाई गई हैं। हाथ की छाप लेकर दीवार पर छाया प्रति बनाने में भी इस विधि का प्रयोग किया गया है।
लास्को की गुफाएं इस शैली की चरम विकसित स्थिति को प्रस्तुत करती हैं। उत्तम कारीगरी और यदाकदा विशाल आकार इसके गुण हैं। तकनीक की विविधता से अनुमान होता है कि यह प्रभावशाली कलाकार अपनी सृजन क्षमता की प्रेरणा से निरंतर प्रयोग करते रहे हैं। लास्को की कला महान है और अपने आप में पूर्ण है। लास्को में 2000 से अधिक चित्र उत्कीर्ण है यानी खोद कर बनाए गए हैं। तो यहाँ पर नई नई टेक्निक का यूज़ हुआ है और यहाँ के चित्रों में रंगों की बारीक चूर्ण को उड़ाकर गीली दीवार पर चित्रण करने की भी टेक्निक मिली है। तो यहाँ पर फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र की कला समाप्त होती है। अगला टॉपिक है पूर्वी स्पेन की पाषाण युगीन कला। अब हम लोग पूर्वी स्पेन की कला को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पूर्वी स्पेन की पाषाण युगीन कला। पूर्वी स्पेन की कला पाषाण युगीन मानव की सर्वाधिक सशक्त कारीगरी का प्रमाण है। यह शिला चित्र तटीय प्रदेश तथा पैरानीस से नेवादा तक पर्वतीय उपत्यकाओं में मिलते हैं, यानी कि पर्वतीय गुफाओं में हमें ये चित्र मिलते हैं। फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र में उपलब्ध कलाकृतियों के विपरीत या उथली खोहों तथा बाहरी शिलाओं में ही अंकित किए गए हैं। तो फ्रांको कैंटाब्रियन के जो चित्र थे, फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र के जो चित्र थे, उनसे ये चित्र बिल्कुल विपरीत हैं। ये चित्र हमें कहाँ मिलते हैं? उथली खोहों पर और बाहरी शिलाओं पर। गुफाओं से बाहर हमें ये चित्र मिले हैं और दूर से ही दिखाई देते हैं। गुफाओं के भूरे धरातल के विपरीत गेरुए रंग से चित्रित होने के कारण ये स्पष्ट चमकते हैं। तो यहाँ का धरातल कैसा है? गेरुआ है। गेरुए धरातल पर यहाँ के चित्र बनाए गए हैं। पूर्वी स्पेन की कला को द्वितीय आखेटक शैली भी कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। पूर्वी स्पेन की कला को द्वितीय आखेटक शैली भी कहा जाता है। इसका आरंभ 6000 ईसा पूर्व में हुआ था। पूर्वी स्पेन की कला का आरंभ 6000 ईसा पूर्व से माना जाता है। सन 1930 ईस्वी में एक फोटोग्राफर केब्री आगबिलो ने कैलापेटा में अनेक चित्र देखे, किंतु उसे उनके महत्व का ज्ञान कुछ वर्षों उपरांत हिमयुगीन कला विषयक लेखों को पढ़कर हुआ। जब इन्होंने यहाँ के चित्रों को देखा था तब इन चित्रों का उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था कि ये चित्र क्या हैं, कैसे हैं। लेकिन जब इन्होंने हिमयुगीन कला विषयक लेखों को पढ़ा तब इनकी समझ में ये आया कि ये चित्र हिमयुग के हो सकते हैं। उनके द्वारा उनकी सूचना ब्रुइल को मिली और इस फोटोग्राफर के द्वारा ये सूचना मिलती है ब्रुइल को। फिर तो इस पूर्वी स्पेन की कला का अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों में बहुत महत्व हो गया। तभी से इस क्षेत्र का विधिवत अध्ययन शुरू हुआ। धीरे धीरे अनेक गुफा चित्रों का पता लगा। अनेक पत्रिकाएं, पत्र एवं लेख प्रकाशित हुए। यहाँ का सर्वाधिक प्रसिद्ध कला मंडप कोगुल है। पूर्वी स्पेन का सर्वाधिक प्रसिद्ध कला मंडप कोगुल है, ध्यान रखिएगा, जिसका पता आरंभ में ही चल गया था, शुरुआत में ही इसका पता चल गया था। यह लोरिडा नामक स्थान के दक्षिण में स्थित है। यहाँ लाल तथा काले रंगों में चित्रित नर्तकी समूह के संबंध में 1908 से ही पर्याप्त खोजपूर्ण सामग्री प्रकाशित हुई है। तो यहाँ का जो नर्तकी समूह है कोगुल का, ये विशेष महत्व है, इसका विशेष महत्व है, इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसे ध्यान रखिएगा। इस चित्र में एक नग्न स्त्री के चारों ओर घाघरा पहने कुछ स्त्रियां नाच रही हैं। संभवतः यह चित्र कामाचार दीक्षा से संबंधित है या फिर संभवतः इसमें किसी उत्सवपरक नृत्य का चित्रण है। तो इस चित्र में क्या है? एक बीच में नग्न स्त्री है, उसके चारों तरफ कुछ स्त्रियां डांस कर रही हैं। इस प्रकार का चित्र कोगुल में बना हुआ है। इसे ही कहते हैं नर्तकी समूह। अल्पेरा के निकट उपलब्ध शिलाचित्रों को 1910 ईस्वी में कोगुल से भी अधिक महत्व प्रदान किया गया। केवा वीज़ा नामक स्थान पर अंकित अनेक पशु एवं मानव आकृतियों की विशाल भद्रिका का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। 1914 ईस्वी में मिनाटेडा के महत्वपूर्ण चित्रों की खोज हुई। यहाँ 60 फीट लंबी भद्रिका में सैकड़ों आकृतियाँ चित्रित हैं, जिनमें मनुष्य भी अंकित है। ब्रुइल के विचार से यह 13 विभिन्न युगों में चित्रित हुई है। 1917 ईस्वी में मोरेल्ला ला वेल्ला के निकट प्राचीन चित्र मिले। वालतोरता में भी अनेक चित्र उपलब्ध हैं। यह स्थान पूर्वी स्पेन की कला केंद्रों में सर्वाधिक समृद्ध माना गया है। नेक्स्ट हेडिंग है चित्रण तकनीकी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इनकी चित्र बनाने की टेक्निक क्या थी, किस प्रकार से ये लोग चित्र बनाते थे और रंगों का इस्तेमाल किस प्रकार से करते थे। चलिए देखते हैं।
यहाँ प्रायः रंगों से निर्मित चित्र अधिक मिले हैं। उत्कीर्ण चित्र प्रायः दुर्लभ ही हैं। यूँ तो यहाँ इकरंगे चित्र ही अधिक हैं, तथापि अपवाद रूप में बहुरंगे चित्र भी मिल जाते हैं। तो रंगों से निर्मित चित्र यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में मिले हैं और उत्कीर्ण चित्र यानी कि जो चित्र खोद कर बनाए जाते हैं, इस प्रकार के चित्र यहाँ पर कम मात्रा में मिले हैं। और अधिकतर चित्र इकरंगे हैं, यानी एक ही रंग में पूरा चित्र रंग दिया गया है। और कहीं कहीं पर बहुरंगे चित्र भी मिल जाते हैं, यानी कि ऐसा चित्र जिसमें बहुत सारे रंगों का इस्तेमाल किया गया हो। तो दोनों प्रकार के चित्र मिले हैं। रंग भी सीमित हैं। प्रायः गेरुए रंग के विभिन्न प्रकारों का ही प्रयोग है। कहीं कहीं काले तथा श्वेत रंग का भी प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर विशेष रूप से गेरुए रंग का इस्तेमाल हुआ है और कहीं कहीं पर काले और श्वेत यानी सफ़ेद रंग का भी इस्तेमाल किया मिलता है। इनके लिए प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मैग्नीज, गेरू, बादामी, लाइमोनाइट, रामरस, लाल खड़िया तथा कोयले का प्रयोग हुआ है। रासायनिक परीक्षण से ज्ञात होता है कि ये रंग पतले पतले वास के रूप में लगाए जाते थे। इनमें चमक भी है, अतः अनुमान है कि इन्हें पतले किए हुए रक्त, मधु यानी शहद, अंडे की सफ़ेदी अथवा वानस्पतिक रसों में मिश्रित करके प्रयुक्त किया जाता था। तो यहाँ के रंगों को देखकर इस प्रकार का अनुमान लगाया गया है कि रंगों को रक्त, मधु, अंडे की सफ़ेदी या फिर वानस्पतिक रसों में मिला करके लगाया गया है। रंग कई बार लगाया जाता था। केवा डेल सिविल में एक अपूर्ण चित्र से यह ज्ञात होता है कि पहले सीमाएं अंकित की जाती थी। यहाँ पैर अंकित है जिसका केवल कुछ भाग ही रंगा हुआ है। तो केवा डेल सिविल में एक ऐसा चित्र हमें देखने को मिला है जिसे देखकर यह अनुमान लगाया गया है कि सबसे पहले चित्र की सीमा रेखा बनाई जाती थी, उसके बाद ही उसमें रंग भरा जाता था। अनेक रंगों से यह ज्ञात होता है कि आकृति का संपूर्ण धरातल पहले पानी से भिगो दिया जाता था, तत्पश्चात रंग भरे जाते थे। किंतु सदैव ही यह विधि नहीं अपनाई गई है। अनेक आकृतियों में शरीर में सपाट रंग ना भरकर धारियां चित्रित कर दी जाती थीं और कहीं कहीं बाह्य रेखा को चित्रित करने के बजाय उत्कीर्ण कर दिया जाता था। तो यहाँ पर जो चित्र मिले हैं उनमें कहीं कहीं पर बाह्य रेखा बनाई गई है और कहीं कहीं पर बाह्य रेखा ना बनाकर बाह्य रेखा को उत्कीर्ण कर दिया गया है, यानी बाह्य रेखा खोद कर बना दी गई है। ये चित्र खुले स्थानों में रहने पर भी इतने दिन केवल इसी कारण सुरक्षित रहे कि इन पर एक प्रकार की ओप की परत जमा हो गई थी। तो इसी प्रकार से ये चित्र सुरक्षित रहे कि इन चित्रों पर एक प्रकार की ओप यानी पॉलिश जमा हो गई थी, जिसके कारण ये चित्र इतने दिन तक सुरक्षित रहे। कहीं कहीं ये चित्र इतने धुंधले हो गए हैं कि पानी की छींटें लगाकर ही इन्हें देख पाना संभव है, किंतु बार बार गीला करने से चट्टानों में जो रासायनिक क्रिया होती है उसका इन चित्रों पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अब बार बार चट्टानों को गीला करेंगे तो उनका भी कलर धीरे धीरे डार्क होने लगता है और इस प्रकार आपको चित्र और भी ज़्यादा धुंधला दिखेगा। तो ज़्यादा पानी लगाना भी उस पर सही नहीं है। कोगुल की नर्तकी की भी यही दशा हुई है। इन सब के पुनरुद्धार की तत्कालीन आवश्यकता है, अन्यथा सभी चित्र लुप्त हो जाने की आशंका है। तो अगर इन चित्रों का पुनरुद्धार नहीं कराया गया, इनकी सुरक्षा के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया, तो ये चित्र पूर्ण रूप से लुप्त हो जाएंगे। चित्रण विषय। अब हम लोग चित्रण विषय पढ़ेंगे, यानी कि जो चित्र बने हैं उनमें क्या दिखाया गया है, किस विषय को लेकर यहाँ पर चित्रकारी की गई है। तो चलिए देखते हैं फिर। यहाँ अधिकांश चित्रों में आखेट का अंकन है। आखेटक को शिकार की विभिन्न स्थितियों में चित्रित किया गया है। कहीं वह पशु के पद चिन्हों को पहचानता हुआ आगे बढ़ रहा है, कहीं घर में शिकार आ जाने पर आमोद प्रमोद का आयोजन कर रहा है, कहीं कहीं मानव तथा पशु आकृतियों को साथ साथ चित्रित करके बड़ा ही जीवंत वातावरण प्रस्तुत किया गया है। कहीं शिकारी छिपे हुए हैं, कहीं ये भाग रहे हैं, कहीं पशु भाग रहे हैं। इन शिकारियों के चित्र बड़े सुंदर बन पड़े हैं। चित्रों के आखेट की संकटपूर्ण स्थिति का भी आभास मिलता है। तो प्रमुख रूप से यहाँ पर आखेट का ही चित्रण किया गया है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल के मानव का केवल एक ही उद्देश्य था, शिकार करना और अपना पेट भरना। फिर धीरे धीरे उसने खेती करना स्टार्ट किया और अन्य काम भी करने शुरू किए, लेकिन उसका मुख्य काम था आखेट करना और अपना पेट भरना।
तो यहाँ पर सर्वाधिक चित्र शिकार से ही संबंधित मिले हैं। कहीं शिकारी शिकार कर रहा है या फिर जानवर भाग रहा है, उसके पीछे शिकारी भाग रहा है, इसी प्रकार के चित्र यहाँ पर देखने को मिले हैं। मोला रेमिजिया में आखेटकों के समूह का चित्रण है। 5 आखेटक, जिनमें कुछ दाढ़ी वाले भी हैं, एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं। प्रत्येक के हाथों में धनुष बाण है। संभवतः यह युद्ध नृत्य का अंकन है। तो इस चित्र में क्या है, 5 आखेटक जिसमें कुछ दाढ़ी वाले भी हैं, एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं और उनके हाथों में धनुष बाण है। तो यह चित्र देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई युद्ध नृत्य होगा, तब का कोई युद्ध नृत्य होगा। कहीं कहीं भयंकर युद्ध एवं घायलों का भी चित्रण हुआ है। केवा सेंटाडोरा में घायल और भागते हुए योद्धा चित्रित हैं। इनके शरीर पर अनेक तीर लगे हुए हैं और वह गिर सा रहा है, यानी गिरा जा रहा है। किंतु इन चित्रों का विषय केवल इतने तक ही सीमित नहीं है। मधु संचय करने वालों का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। अर्धमानव एवं अर्धपशु आदि का भी अंकन किया गया है। अब ये चित्र प्रागैतिहासिक काल के थोड़ा बाद के समय के हैं, यानी कि पहला क्या है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो ये चित्र नवपाषाण काल के या फिर मध्यपाषाण काल के हो सकते हैं। इनमें मधु संचय करने वाले, यानी कि मधु एकत्रित करने वाले, शहद एकत्रित करने वाले, अर्धमानव जिसमें आधा मानव का शरीर है और बाकी शरीर जानवर का है या फिर किसी पक्षी का है, तो इस प्रकार के चित्र हैं। अर्धपशु, आधा शरीर पशु का है, बाकी सिर मनुष्य का हो सकता है। तो इस प्रकार के यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। मोला रेमनिया में गहरे लाल रंग में चित्रित मकड़ी, जिसके चारों ओर अनेक मक्खियाँ एकत्रित हैं। तो मोला रेमनिया नामक गुफा से हमें एक मकड़ी का चित्र मिला है जो कि लाल रंग में बनी हुई है और इसके चारों तरफ मक्खियाँ हैं। प्रागैतिहासिक गुफाओं में श्रृंगार विषयक आकृतियाँ भी कई स्थानों पर बनी हुई हैं। तो प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों में हमें श्रृंगार से संबंधित भी चित्र मिले हैं। यहाँ चित्रों से तत्कालीन उपकरणों का भी परिचय मिलता है। निस्संदेह सर्वाधिक प्रयुक्त आयुध धनुष एवं बाण था। इसका प्रचुरता से चित्रण हुआ है। तो यहाँ पर हथियारों का भी चित्रण हुआ है और हथियारों में सबसे ज़्यादा धनुष एवं बाण का उपयोग होता होगा, ऐसा माना गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा धनुष और बाण का ही चित्रण हुआ है। चित्रों में, आयुधों में सबसे ज़्यादा चित्रण किसका हुआ है, धनुष एवं बाण का। इसी से अनुमान लगाया गया है कि धनुष और बाण का ही सबसे ज़्यादा उपयोग होता होगा। धनुष तथा बाणों के कई रूप चित्रित हैं। बाण के पुच्छ एवं मुख के आधार पर अनेक भेद किए गए हैं, यानी कुछ इस प्रकार का बाण होता है। तो बाणों के पुच्छ यानी पीछे का हिस्सा और मुख यानी कि आगे का हिस्सा, तो इन दोनों हिस्सों में अलग अलग बदलाव करके धनुष और बाण के कई रूप बनाए गए हैं। पूर्वी स्पेन से भी बहुत सारी गुफाएं मिली हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट गुफा है कोगुल गुफा। यहाँ का नर्तकी समूह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसे ध्यान रखिएगा। कोगुल गुफा रोका डेल्स मोरोस या कोव्स डेल कोगुल एक शिलाश्रय है जिसमें प्रागैतिहासिक गुफा चित्र हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, रोका डेल्स मोरोस ये कोगुल का ही एक नाम है और कोव्स डेल कोगुल, इसमें तो चलो कोगुल यहाँ पर लिखा हुआ है, जिससे आप आइडिया लगा लेंगे कि कोगुल गुफा के बारे में ही पूछा जा रहा है। लेकिन रोका डेल्स मोरोस इस नाम में तो कोगुल नहीं है, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, ये कोगुल का ही दूसरा नाम है। क्लियर हुआ। इन चित्रों की खोज 1908 में एक कोगुल गांव के रेक्टर रेमन ह्यूगेट द्वारा की गई थी। कोगुल गुफा चित्रों की खोज 1908 में किसने की थी, रेमन ह्यूगेट ने, और उसी समय एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस साइट का दौरा हेनरी ब्रुइल ने किया था और जिन्होंने चित्रों की प्रतिलिपियां भी बनाई। तो हेनरी ब्रुइल ने इन चित्रों को देखा, कोगुल गुफा का दौरा किया और इन चित्रों को देखा, फिर इनकी प्रतियां भी बनाई। 1998 से इन चित्रों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के हिस्से के रूप में संरक्षित भी किया है। तो कोगुल को यूनेस्को द्वारा संरक्षण भी प्राप्त है। और कब इसे संरक्षित किया गया था, 1998 ईस्वी में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया था। इस प्रकार की पेंटिंग को लेवेंटाइन रॉक कला और अरेबियन योजनाबद्ध कला भी कहा जाता है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा कि कोगुल की कला को लेवेंटाइन रॉक कला और अरेबियन योजनाबद्ध कला भी कहा जाता है।
रोका डेल्स मोरोस में 45 आकृतियां हैं। यहाँ पर कितने चित्र हैं? 45 चित्र हैं। 45 आकृतियां यहाँ पर मिली हैं, जिनमें से 38 चमकीले लाल, काले और गहरे लाल रंगों में रंगी गई हैं। 45 आकृतियां मिली हैं, जिनमें से 48 चमकीले लाल, काले और गहरे लाल रंगों में रंगी गई हैं। 7 आकृतियां उत्कीर्ण हैं, खोद कर बनाई गई हैं, जिनमें से कुछ विशेष दृश्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये आकृतियां बैल, बकरी, हिरण और धनुषधारी शिकारियों की हैं, लेकिन सबसे मौलिक हिस्सा नृत्य दृश्य का है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। कोगुल का नर्तकी समूह या फिर नृत्य दृश्य सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चित्रों के पास एक कब्रिस्तान है, जिसमें चट्टानों में खुदी हुई कब्रें हैं, जिन्हें सलादार कब्रें कहते हैं। जमीन में ताबूत जैसे छेद हैं, जिन्हें अरबी मूल का कब्रिस्तान माना गया है। ला रोका डेल्स मोरोस की रॉक कला को 1998 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। यह लाइन आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर देख लीजिए कि यूनेस्को द्वारा इसे संरक्षण कब प्रदान किया गया? 1998 में। चलिए आगे देखते हैं। कोगुल का नर्तकी समूह, जो अभी यहाँ पर आपको चित्र बताया गया था नृत्य दृश्य वाला, इसी के बारे में थोड़ा विस्तार में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। असाधारण रूप से चित्रित आकृतियों और बड़ी संख्या में नक्काशी के बीच महिलाओं के एक समूह की पेंटिंग उल्लेखनीय है। यह समूहीकृत 9 महिला आकृतियों की एक पेंटिंग है। इस पेंटिंग में 9 महिला आकृतियां हैं, ठीक है, जिसमें महिलाओं को एक अनुपातहीन रूप से बड़े लिंग के साथ एक पुरुष आकृति के चारों ओर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। तो इसमें एक पुरुष आकृति बनी हुई है और उसके आसपास 9 महिलाओं को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। पुरुष आकृति 14 सेंटीमीटर व महिलाओं की लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर के बीच है और वे लंबी चौड़ी स्कर्ट पहने हैं। जो महिलाएं बनी हैं वो लंबी चौड़ी स्कर्ट पहने हैं, जबकि शरीर का ऊपरी हिस्सा नग्न है। शरीर के निचले हिस्से में स्कर्ट पहने हुए हैं और शरीर का ऊपरी हिस्सा नग्न है। अंग्रेजी में इस दृश्य को डांसर्स ऑफ एल कोगुल के रूप में जाना जाता है। तो अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? डांसर्स ऑफ एल कोगुल। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नर्तकी समूह या फिर नृत्य दृश्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डांसर्स ऑफ एल कोगुल। कैटलन में इसे फॉलिक डांस के रूप में जाना जाता है। यहाँ की यह सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है। यानी कोगुल की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? नृत्य दृश्य या फिर नर्तकी समूह। और ये हो गया चित्र। इसमें देखिए यहाँ पर ये जो आकृति बनी है ये पुरुष की है। बाकी आकृतियाँ जो बनी हैं, ये बनी हैं आकृतियाँ, ये सारी महिलाओं की हैं। कितनी महिलाएं हैं देखिए यहाँ पर? 1 2 और 3 4, फिर ये हो गई 5 6 7 8 9। तो 9 महिलाएं यहाँ पर बनी हुई हैं और बीच में पुरुष आकृति है। और बाकी आसपास जानवर अंकित हैं। देखिए यहाँ पर हिरण या फिर ये देखिए यहाँ पर भैंसे जैसे जानवर अंकित हैं और यहाँ पर बनी हैं नृत्य करती हुई महिलाएं, जिसके बीच में पुरुष बना हुआ है। आगे देखिए, यह तथ्य काफ़ी अजीब है कि कुछ मानव आकृतियाँ स्कर्ट पहनती हैं। हम वास्तव में नहीं जानते कि ये महिलाएं हैं, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल के ये चित्र हैं। चित्रों को देखकर केवल अनुमान लगाया गया है कि जो स्कर्ट पहने हुए हैं चित्र वो महिलाओं के हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। शायद उस समय के पुरुष किसी प्रकार का लहंगा पहनते हों। तो ये आकृतियाँ जो वहाँ पर मिली हैं उनको देखकर केवल अनुमान लगाया गया है कि जो स्कर्ट वाली आकृतियाँ हैं वो महिलाओं की हैं। शायद ये भी हो सकता है कि उस समय के पुरुष इस प्रकार का कोई वस्त्र पहनते हों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चित्रण तकनीकी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कोगुल में जो हमें चित्र देखने को मिले हैं, चित्र बनाने का तरीका क्या था, किस पद्धति से चित्र बनाए जाते थे। चित्रण कार्य हेतु सर्वप्रथम सीमा रेखा बनाई जाती थी, उसके उपरांत रंगों को भरा जाता था। तो सबसे पहले बनाई जाती थी सीमा रेखा, उसके बाद ही उसमें रंग भरे जाते थे। यहाँ के चित्रों में प्रायः गेरू के ही विभिन्न प्रकारों का प्रयोग किया गया है।
कहीं कहीं काले तथा श्वेत रंग का भी प्रयोग देखने को मिलता है। यहाँ पर रंग प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मैग्नीज, गेरू, बादामी लाइमोनाइट, रामरस, लाल खड़िया तथा कोयले आदि से तैयार किए जाते थे। रासायनिक परीक्षण से यह ज्ञात हुआ है कि ये रंग पतले पतले वास के रूप में लगाए जाते थे, यानी रंगों को बहुत पतला लगाया जाता था। रंगों की लेयर बहुत पतली होती थी। इनमें चमक भी है और रंगों में चमक भी है, अतः अनुमान है कि इन्हें पतला करने के लिए रक्त, मधु, अंडे की सफ़ेदी अथवा वानस्पतिक रसों में मिश्रित करके प्रयोग किया जाता था। जैसे आप लोग रंगों का यूज़ करते हैं तो उसमें क्या मिलाते हैं? पानी मिलाते हैं। अगर वाटर कलर है तो वाटर मिलाते हैं, ऑयल कलर है तो ऑयल मिलाते हैं। ये लोग क्या मिलाते थे? रक्त, जैसे जानवरों का जो रक्त होता वो मिला देते थे, या फिर मधु यानी शहद, अंडे की सफ़ेदी या फिर वानस्पतिक रसों का इस्तेमाल करते थे। चित्रों में रंग भरने हेतु अंगुलियों और लकड़ी की तूलिकाओं का इस्तेमाल किया जाता था। तूलिकाओं यानी कि ब्रश का, लकड़ी के ब्रश या फिर अंगुलियों का इस्तेमाल किया जाता था रंग लगाने के लिए। चित्रों पर रंगों को कई बार लगाया जाता था। अगर कोई चित्र बना है, जैसे कि ये कोई चित्र बना है, तो एक लेयर पहले की, ठीक है, उसके बाद में फिर एक लेयर की, इस प्रकार कई लेयर में रंग लगाते थे ये लोग। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी ज़रूर रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।